नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारतीय अर्थव्यवस्था की इस क्लास में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आपकी तैयारी कहीं रुक ना जाए, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आ रहे हैं हम। कभी भी जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास सुनते हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा डर आ जाता है। कैसा डर कि हमें आंकड़े याद नहीं होते, जीडीपी वृद्धि दर कितना चल रहा है याद नहीं होते, है नहीं भाई, कितना कृषि उपज उत्पादन हुआ ये याद नहीं होते, कि जनसंख्या हमसे ठीक से बनते नहीं है, क्रम से अगर पूछा जाए, है कि नहीं। और राष्ट्रीय आय, बैंक रेट, जितने भी फैक्ट हैं वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत का सबब होता है कि नहीं, क्योंकि आते ही दिमाग ऐसा लगता है कि मिक्सअप हो गया सब कुछ। ठीक है दोस्तों, ये एक हर एक प्रतिभागियों को ये परेशान करता है फैक्ट। तो इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको फैक्ट कैसे याद हो, है नहीं, और उन फैक्ट को भी बताएंगे जो प्रमाणित हो, है कि नहीं। क्योंकि फैक्ट आपको ढेर सारे मिलेंगे, जैसे कहीं कहीं भी आपको जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में डेटा चेंज होते रहते हैं, तो कौन सा डेटा पढ़ना है। बैंक रेट हमेशा बदलते रहता है, तो किस समय का बैंक रेट पढ़ना है कि नहीं। और एग्जाम में कौन सा जो अभी जानते होंगे, हर त्रैमासिक में आपका मौद्रिक नीति का समीक्षा होता है हर तिमाही में, तो डाटा हमेशा बदलते रहता है। तो डाटा को याद कैसे करेंगे, कौन से डाटा को हम पढ़ेंगे, और हर एक डाटा के पीछे जो आपका जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे कैसे बिल्डअप करें। तो ये सारी चीजें आपके क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में क्लियर हो जाएंगी। जितने भी डेटा रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं, हमें इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, है ना, कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों का अलग अलग योगदान रटना हो, है ही। उनका जो 5 साल का एनालिसिस करके हम पढ़ते हैं कि 5 साल में क्या परिवर्तन आए हैं, प्रति व्यक्ति आय कितना है, बिल्कुल याद नहीं होता, है कि नहीं। याद करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा करंट अफेयर से यानी समसामयिक घटनाओं से प्रभावित होता है। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा, है ना, आपका चेंज होते रहता है, डेटा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि डेटा के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी वृद्धि दर पूछते रहता है हमेशा ही, आरबीआई ने कितना % अनुमान लगाया है, सीएसओ ने कितना % अनुमान लगाया है, ये सारी चीजें हमेशा चेंज होने वाली चीजें हैं। ठीक, तो इसके पीछे जो थ्योरी है, उस थ्योरी को आपको कमांड करना है, उस थ्योरी में आपको कमांड करना है। ठीक है, वो थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आप कभी भी करंट अफेयर में या फिर कहीं भी न्यूज मैगजीन में कहीं पर भी देखें तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मैं इसके बारे में जानता हूं, मुझे इसके बारे में, ठीक है, जो फैक्ट दिया है उसको लिख के रखना है। ठीक, तो जिस दिन ये दिमाग में आने लगा कि मैं इसके बारे में जानता हूं, इसको मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है, उस समय आपका डेटा जो है ऑटोमेटिक आपसे स्वतः ही याद होने लगेंगे, बार बार देखने से आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे बताया मैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर बात करूं मैं तो पूरे सिलेबस में मैं आज चर्चा करूंगा, है ना। पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस कौन सी किताब से पढ़ें ये भी बताऊंगा, है ना। सरकारी वेबसाइट में जब इकोनॉमिक सर्वे होता है या फिर बजट जारी होता है ना, तो भी हमें कौन सी वेबसाइट से पढ़ना चाहिए, कौन से डेटा सबसे जो प्रमाणित होंगे, ऑथेंटिकेटेड होंगे, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था अगर मैं सिलेबस बात करूं, है ना, तो प्री में जानते ही हैं, है ना। इसका वेटेज देख लेते हैं, इसका वेटेज में आप देखेंगे तो प्री में, है ना, सीजीपीएससी पीएससी प्री में, सीजीपीएससी प्री में अगर देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, है ना, इंडियन इकोनॉमी से लगभग जैसे लास्ट टाइम 10 प्रश्न आया था 2018 में, है ना, तो इंडियन इकोनॉमी से आपका रहता है लगभग 10 प्रश्न। ठीक है, सीजी इकोनॉमी, है ना, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से अगर देखेंगे, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी से कम आपका 5 से 8 प्रश्न रहेंगे, है ना। और एक बार तो 2 साल पहले सीजीपीएससी प्री में टोटल 19 प्रश्न आए थे इकोनॉमिक्स से, दोनों अगर छत्तीसगढ़, है ना, भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें, दोनों को मिलाकर लगभग 20 प्रश्न आए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक डिसाइडर सब्जेक्ट है कि नहीं। अगर डेटा पूरा इसमें तो 50% डेटा रहते हैं, है ना, जीडीपी दर कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, बेरोजगारी दर कितना है ना, बैंक दर कितना है, और विभिन्न प्रकार का कोई रिपोर्ट जारी होता है इकोनॉमिक संबंध में, है ना, इकोनॉमिक कोई
आउटलुक जारी होता है, वर्ल्ड फोरम वगैरह का कई चीज है, तो उन सब रिपोर्ट या इंडेक्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट को हम संपूर्णता में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कंप्लीट। ठीक है, हर एक टॉपिक को कंसिडर किया जाएगा, हर एक टॉपिक क्या होगा आपका कवर होगा। ठीक, तो सीजीपीएससी प्री में इंडियन इकोनॉमिक्स लगभग 10 और सीजी इकोनॉमिक्स है लगभग 5 या 8 प्रश्न रहेंगे, है ना। इसका करंट और योजना को भी मिला दोगे तो इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 से ऊपर हो जाता है। मेंस में अगर बात करेंगे, मेंस में तो मालूम ही होगा ना आपका, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी से आपका 75 नंबर का है ना, क्लियर है। और सीजी इकोनॉमी ये भी है, सीजी इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों मिला करके आपका कितना है, 75 मार्क्स का है। ठीक है, इंडियन प्लस सीजी मिला करके। ठीक, इसके अतिरिक्त आपका एसे में कभी भी ये टॉपिक से प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा, है ना। एसे में भी आपके इकोनॉमी से रहते हैं। ठीक है, गरीबी है, बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है इस तरह से अगर कोई टॉपिक आता है तो निश्चित रूप से किसका टॉपिक है, आपका अर्थ व्यवस्था का या अर्थशास्त्र का टॉपिक है। क्लियर है, तो इसका इंपॉर्टेंस है ना। व्यापम में देखोगे तो व्यापम में कम से कम 5 से 7 प्रश्न मिलेंगे व्यापम में, सीजी व्यापम में। ठीक, 5 से 7 प्रश्न आपके सीजी व्यापम में रहेंगे, 5 से 8 प्रश्न अगर योजनाओं को शामिल कर देंगे। ठीक, तो आपके लिए बहुत ही ये डिसाइडर होने वाला है इकोनॉमिक्स, क्योंकि सबसे बनती है नहीं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जब भी आपका ये क्लास लगेगा, कंटिन्यू रहेगा, आपका पूरा हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा और एकदम इजी वे में कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे बोलचाल की भाषा में एक एक एकदम व्यवहारिक लेवल में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, आपको अपने लेवल में लेवल में आपको इकोनॉमी समझ में आने लगेंगी। ठीक, इसका अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस या पाठ्यक्रम है ना, पाठ्यक्रम किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हमको जब इकोनॉमिक्स चालू होता है तो जानना चाहिए हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैं सिलेबस बताऊंगा, जो सिलेबस बताऊंगा ना उसके अंदर क्या पढ़ना है इतना ही बताऊंगा, तो उसको उससे आपका 1 से 2 प्रश्न बन जाएंगे एग्जाम में, आने वाले कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो इसका अगर पाठ्यक्रम देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले देखेंगे अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का डेफिनेशन, अर्थशास्त्र के जनक कौन है अगर प्रश्न आता है ना, अर्थशास्त्र क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। देखो यही है आपका पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था का आपका सिलेबस, इतना आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका मैं ये लगभग 15 टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, इसी से प्रश्न आने रहते हैं। ठीक है, जैसे 2000 मैं चर्चा कर लूं, उसके पहले मैं बताता हूं 2019 में जो अभी प्री में प्रश्न आया था, 2019 पीएससी प्री में है ना, पीएससी प्री में। ठीक, प्री में देखोगे तो पीएससी प्री में अगर देखेंगे तो देखो राजकोषीय नीति से प्रश्न आए हैं, मौद्रिक नीति से प्रश्न आए हैं अभी है ना प्री में, और ये संस्थान और निकाय से प्रश्न आए हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संगठन जो अंकटाड है, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है, उससे प्रश्न आए हैं। ठीक, और योजनाओं से 2-3 प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, तो प्रश्न तो आपको मिलेंगे। ठीक, अब जैसे कि जो ये 15 टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, यही आपके सिलेबस में शामिल है। ठीक है, इसी के बारे में आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं एनालिसिस को बताता हूं, प्रश्न देखो इसी में से ही आपके बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। जैसे कि अर्थशास्त्र, जानते हो कि अर्थ यानी होता है धन या मुद्रा, और शास्त्र मतलब होता है किसी भी चीज का एक निश्चित क्रम में अध्ययन करना। ठीक है, ये मनुष्य के कार्यों को या गतिविधियों का क्या होता है, क्रमिक अध्ययन क्या कहलाता है आपका, एक प्रकार से शास्त्र है। ठीक है, जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र पढ़ते हैं ना, वैसे तो अर्थशास्त्र में भी 2 प्रकार के अर्थशास्त्र होंगे, एक समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी और उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। आपके देखो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म,
तो अर्थव्यवस्था की जो सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे अर्थव्यवस्था में सबसे पहले केंद्र में रहता है व्यक्ति, तो व्यक्ति का अध्ययन होगा, बाजार का अध्ययन होगा, एक व्यक्ति, एक बाजार, एक उद्योग, एक फर्म, इन सब का अध्ययन होता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, व्यष्टि या माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, पूरे अर्थव्यवस्था का समग्रता में अध्ययन होता है। ठीक, जैसे मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति है यानी पैसे संबंधित नीति, पूरे देश के लिए एक हमारे पास मौद्रिक नीति होती है। राष्ट्रीय आय पूरे देश का आय होता है कि नहीं। उसी प्रकार से विदेश व्यापार नीति, ठीक है, राजकोषीय नीति, ये सब क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमी है या फिर समष्टि अर्थशास्त्र है। ठीक, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। अर्थव्यवस्था, ठीक, एक्चुअल में अर्थशास्त्र यानी धन का विज्ञान बोले या फिर धन का अध्ययन बोले। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है, धन से होता है। ठीक है, अर्थ का संबंध किससे है, धन से है। ठीक है, तो ऐसा विज्ञान या ऐसा शास्त्र जो मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करे। आर्थिक गतिविधि मतलब जिससे, ठीक है, जिसका संबंध धन से हो, आर्थिक, ठीक है, पैसे से जिसका संबंध उसे आर्थिक बोलते हैं। तो ऐसा शास्त्र, ऐसा विज्ञान जो मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, अब उस अर्थशास्त्र में ढेर सारे अध्ययन करेंगे तो नियम कानून बनेंगे। तो अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक है ना, अर्थशास्त्र के नियमों का व्यवहारिक स्तर पे क्रियान्वयन क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थव्यवस्था का ढेर सारे वर्गीकरण है। कभी बोलते हैं ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये इसका वर्गीकरण है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना, अगर देखेंगे राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर देखेंगे या राज्य की भूमिका के आधार पर देखेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कारण ये है, अभी केवल एक एक लाइन लिखो, मैं पूरा इसमें बता रहा हूं ना, एक एक क्लास होगा इसमें, एक से ज्यादा क्लास लगेगा इसमें, एक बार समझ लीजिए। केवल आप जब कॉपी में लिखें तो मेरा मानना है 15 टॉपिक को लिखिए और इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है और क्या इसका महत्व है, इसको हमको पढ़ना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी, हाँ, सरकार प्लस निजी दोनों क्षेत्रों का योगदान रहता है, सह अस्तित्व रहता है, सरकारी प्लस निजी क्षेत्र, उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हमारे यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था गुण है, इसी को बोलते हैं, दोनों का गुण होता है, क्या बोलते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना। पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक, अभी केवल मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। और विकसित होने के साथ साथ अगर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। आगे में वर्ल्ड बैंक का जो मापदंड है विकासशील क्यों बोलते हैं उसमें मैं चर्चा करूंगा। 2 लाइन केवल लिखिए यहाँ पे, अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और कैसा है, विकास के आधार में विकासशील। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और आपके तृतीयक क्षेत्र पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं, है ना, जो किससे जुड़ते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन से संबंधित रहते हैं, है ना, या हमें जो प्राकृतिक संसाधन सीधे उत्पाद के रूप में मिलता है, क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जब प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं का उपयोग हम लोग द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेंगे, क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। और इन दोनों का हेल्प कौन करेगा, सेवा क्षेत्र कहलाएगा, है ना। तो जो क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र को हेल्प करते हैं, क्या कहलाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। तो इनसे रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न आए, इसी साल प्री में भी आया हुआ है भाई। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से उसके उप क्षेत्रक हैं, जैसे कृषि संबद्ध क्षेत्र, कृषि, खनन, उत्खनन, खनिज, ये सब के सब क्या होंगे, प्राथमिक। द्वितीय में क्या होंगे, संपूर्ण उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, द्वितीय क्षेत्र होंगे, है ना। और तृतीय क्षेत्र में क्या होगा, आपका जितने भी सेवाएं हैं, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, है ना, बैंकिंग, संचार, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, चिकित्सा सेवाएं, सब के सब क्या होंगे, तृतीय क्षेत्र में होंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। इन दोनों में आप में कौन बड़ा है बोलेंगे तो आर्थिक विकास बड़ा है। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, आपका समृद्धि आता है ना। आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, समृद्धि आता है। ठीक, क्लियर। जब देश के क्या होता है, राष्ट्रीय आय में जब परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन हो, ठीक है, क्लियर है, यानी लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, तो सब क्या कहलाएगा, आर्थिक समृद्धि है। लेकिन जब इसके साथ ही साथ देश का आर्थिक वृद्धि होने के साथ साथ अगर लोगों की जीवन की गुणवत्ता में अगर सुधार हो रही है, क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास कहलाएगा। तो इसमें से बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा है, आर्थिक विकास है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना।
ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना में हम पढ़ेंगे, बहुत परेशान करता है जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा मैं 2 से 3 क्लास में बताऊंगा, हर एक टॉपिक कवर होगा, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जीडीपी पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो सीएसओ इसकी गणना करता है, यहां से प्रश्न आया हुआ है सीएसओ, बस ये याद रखिएगा। फिलहाल राष्ट्रीय की गणना कौन करता है भारत में? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये याद रखना है, ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, है ना। ये राष्ट्रीय आय की गणना है, ठीक। जीडीपी यानी किसी भी देश में, है ना, देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक साल में जितने वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी की गणना करता है डोर टू डोर जाकर के एनएसएसओ सीएसओ रिपोर्ट देता है, समझो, ठीक है। तो सीएसओ करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके बाद 6वें नंबर में आ जाइए। आपको बता रहा हूं ना, केवल अगर सिलेबस को भी ठीक ढंग से पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रश्न यहीं से बन जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। कभी कभी देखो हम लोग मेंस अगर सिलेबस पढ़ लेते हैं ना तो प्री में 2-4 प्रश्न ऐसे बन जाता है। कारण ये है जो मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। उसमें केवल जैसे कि मीमांसा अपूर्व का सिद्धांत किसमें प्रश्न प्री में आया था, हम मेंस में पढ़ते हैं तो हमारे सिलेबस में ही रहता है अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन, है कि नहीं। तो आपको सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, 2-4 प्रश्न आपके ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। इसी नाम से मैं इस पे थोड़ा फोकस करके पढ़ा रहा हूं कि इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है, आप हमको अभी से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास कम से कम 3 आधारभूत नीतियां होनी चाहिए। इस पे मैं तो हर एक नीतियों पे मैं कम से कम 2-2 क्लास बनाऊंगा, ठीक है। हर एक नीतियों पे 2 से 3 क्लास बनेंगे, ठीक है। तो राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति मतलब राजकोष किसको बोलते हैं जानते हैं ना? राजकोष बोलते हैं हम लोग खजाने को, क्या बोलते हैं? सरकारी खजाने को क्या बोलते हैं? राजकोष। और अगर संवैधानिक शब्दों में बोलो तो हम बोलेंगे संचित निधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचित निधि बोलते हैं। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 266A में है संचित निधि, है ना। संविधान कौन से अनुच्छेद में है? 266A में है, ठीक। तो संचित निधि में पैसा डालने और संचित निधि से पैसा निकालने संबंधी नीति को ही क्या बोलेंगे हम लोग? राजकोष, यानी ट्रेजरी में पैसा डालना और निकालने संबंधी नीति को क्या बोलेंगे? राजकोषीय नीति बोलते हैं। और याद रखना, राजकोषीय नीति का जो प्रमुख उपकरण है आपका बजट है, प्रश्न प्री में आ चुका है, ठीक है। तो बजटीय नीति को कभी कभी राजकोषीय नीति भी बोल देते हैं, याद रखिएगा, है ना। राजकोषीय नीति यानी आपका बजटीय नीति भी बोल देते हैं, इसको याद रखना, इसी को बजट बोलते हैं, ठीक। अब इस निधि में पैसा डालना हो चाहे निकालना हो, ठीक है, संसद की अनुमति अनिवार्य है। इसी नाम से हम उसको जब पेश करते हैं तो बजट के रूप में होता है, हमेशा याद रखना। इसी को ही बजट बोल देते हैं, आय व्यय का लेखा जोखा, ठीक। तो राजकोषीय नीति यानी बजटीय नीति है, ठीक। ये हमारे पूरे बजट, हमें राजकोष में जो पैसा आ रहा है, जितने भी इनकम है सरकार का, 1 रुपए से लेकर के 1000 करोड़ तक, सब के सब कहां जमा होंगे? आपके राजकोष में जमा होंगे। और उससे पैसा विधिवत रूप से निकलेंगे, और किसके माध्यम से निकलेंगे? आपके बजट के माध्यम से निकलेंगे पैसा। क्लियर है? यही क्या कहलाता है? आपका बजट कहलाता है। बजट कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है। वित्त मंत्रालय में भी ढेर सारे विभाग है। वित्त मंत्रालय के आपके आर्थिक कार्य विभाग क्या करता है? उसको तैयार करता है, आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है। क्योंकि मैं खुद वित्त मंत्रालय से जुड़ा हूं तो बजट पे तो हम लोग बहुत अच्छे से, है ना, पूरा हमारा कमांड हो जाएगा बजट में। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, है ना, प्रभावी घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, ढेर सारी चीजें हैं जो आपकी चुटकी में बनने लगेंगी, ठीक है। ढेर सारे आंकड़े भी आपको याद होने लगेंगे, ठीक। दूसरा होता है, देखो, पैसा आ रहा है जा रहा है, इस संबंधी नीति को क्या बोलेंगे? राजकोषीय नीति या बजटीय नीति बोलेंगे। दूसरा होता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को कौन तैयार करता है? आपका आरबीआई। अच्छा, राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय लिख लेना। कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय। और मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और विदेश व्यापार नीति कौन तैयार करता है? थोड़ा सा याद रखना, विदेश विभाग बोल सकते हो आप, ठीक। तो बजट या राजकोषीय नीति तो ये हो गया। मौद्रिक नीति में क्या पढ़ेंगे? देखो, मौद्रिक नीति किसी भी देश में जो मुद्रा की मात्रा, है ना, मुद्रा की मात्रा कितनी होनी चाहिए किसी भी देश में, है ना। क्या आपको पता है किसी भी देश में टोटल कितने करेंसीज होनी चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए, ठीक है।
लगभग लगभग आपके जीडीपी के बराबर होनी चाहिए, है ना। जीडीपी मतलब एक हमारे देश का, यानी उस साल में कितना मुद्रा निर्गमन होना चाहिए, है ना, सर्कुलेशन में होना चाहिए, जितना उस साल में जितना जीडीपी है उस देश का, उतने के बराबर ही क्या होना चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। उससे ज्यादा होने पर ही जनरली मुद्रास्फीति या महंगाई उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस सब चीजों को हम क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है, बताया ना। आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगा पैसा को, ढेर सारे उपाय हैं उसके पास, मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, एमएसएफ इत्यादि, ये सब के सब मौद्रिक नीति के ही क्या है, उपकरण है। तीसरा है विदेश व्यापार नीति, है ना। विदेश व्यापार नीति में अगर मैं बात करूं, जब हम लोग क्या करते हैं, एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो निश्चित रूप से कोई नियम कानून होनी चाहिए, है ना। एक अगर वित्तीय लेन देन है तो एक अलग अकाउंट होनी चाहिए, है ना। आर्थिक लेन देन है या पूंजीगत लेन देन है तो अलग अकाउंट होता है। अगर वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात करते तो उसके लिए एक अलग खाता होता है। ठीक है, खाता होता है। या फिर ऐसा समझिए, जैसे हमारे पास बैंक में, एसबीआई में, पीएनबी में क्या होता है, एक निश्चित खाता खुलवाते हैं, उसमें हमारे तो केवल और केवल लेन देन दिखाई देते हैं, वित्तीय फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाई देता है उसमें। ठीक, लेकिन जब वस्तु सेवा का आयात निर्यात करेंगे तो वो खाता थोड़ा सा बदल जाता है और उसी को बोलते हैं व्यापार खाता, वस्तुओं के आयात निर्यात से जुड़ता है। ठीक, प्रश्न प्री में आ चुका है, कौन सा खाता, है ना, ठीक, वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित है और कौन सा खाता पूंजीगत लेन देन से संबंधित है या वित्तीय लेन देन से संबंधित है। ठीक है, देखो भाई, कब जब मैं चीन से व्यापार करता हूं तो दो तरीके से व्यापार हो सकता है। ठीक है, या तो चीन क्या करेगा, भारत में पैसे के रूप में इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर मार्केट में करेगा, बैंक लगाएगा या फिर कुछ भी चीज करेगा, है ना, पैसे के मामले में। दूसरा ऐसा कर सकता है, मोबाइल भेज सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भेज सकता है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार हुए कि नहीं हुए, यानी वस्तु और सेवा के निर्यात, आयात निर्यात के लिए कौन सा खाता, व्यापार खाता, और पूंजीगत लेन देन के लिए या आर्थिक लेन देन के लिए, है ना, पूंजीगत लेन देन के लिए कौन सा खाता होगा, वित्तीय लेन देन के लिए चालू खाता होगा। ठीक, और इसमें जो घाटाएं होंगे, जो डेफिसिट्स है, वो कई बार प्री में आया हुआ है। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा व्यापारिक संबंध है, किस देश को सबसे ज्यादा निर्यात करता है, किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है, किन किन वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात करता है, किन वस्तुओं का सबसे ज्यादा आयात करता है। तो इन सब को हम लोग विदेश व्यापार में पढ़ेंगे, विदेश व्यापार नीति में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके अंतर्गत फेरा और फेमा, है ना, फेरा और फेमा जैसे एक्ट जो होते हैं ना, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज, फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। इसको हटा करके फेमा लाए हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाए हैं 2000 में। तो फेरा और फेमा को इसी में देखेंगे। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, ये भी वित्त मंत्रालय तैयार करता है और बजट के प्राय 1 से 2 दिन पहले सदन में पेश होता है ना। सरकार की जो पिछले वर्षों की नीतिगत उपलब्धियों को दर्शाता है, कितना हमने टारगेट रखा था और क्या हमको प्राप्त हुई। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय ही जारी करता है। ठीक, इसके बाद अब वित्त व्यवस्था में तो मैं बता ही दिया कि मुद्रा बाजार यानी आरबीआई को पढ़ेंगे, आरबीआई की कार्यप्रणाली, बैंकिंग का इतिहास। पूंजी बाजार में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी को पढ़ेंगे, है ना, एनएसई, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी इत्यादि के बारे में एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे। गरीबी बेरोजगारी को बता दिया और गरीबी के प्रकार देखेंगे, गरीबी मापन के अलग अलग समितियों को देखेंगे। आर्थिक नियोजन में नियोजन के प्रकार देखेंगे, योजना आयोग देखेंगे, योजना आयोग को क्यों समाप्त करके नीति आयोग लाया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य देखेंगे जो पिछले साल प्री में आया हुआ है। ठीक है, क्लियर। भारतीय कृषि एवं उद्योग, भारत में जो कृषि है, कृषि पद्धति है, कृषिगत फसलें हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, और कौन कौन से राज्य किन किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, द्वितीय और तृतीय, टॉप 3 राज्य कम से कम देखेंगे। उद्योग में पिछले बार 2 प्रश्न आए हुए हैं ना, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी या मिनी रत्न कंपनी, या औद्योगिक नीतियां सरकार की, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। उद्योगों का विकास भी देख लेंगे इसमें। जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या से एक प्रश्न आता है, योजनाएं करंट अफेयर में भी रहता है, इसको पढ़ेंगे। 2 से 3 प्रश्न आपके प्री में रहेंगे। ठीक, निकाय में देखेंगे तो संवैधानिक निकाय में से वित्त आयोग देखेंगे, पिछले बार प्री में प्रश्न आया था। ठीक है, कि राज्य वित्त आयोग के बारे में पूछा गया था, है ना, राज्य वित्त आयोग क्या करता है या देश का वित्त आयोग क्या करता है, संघ का वित्त आयोग ये करता है। देखो, राज्य जो है ना, छोटे छोटे कई ऐसे राज्य जो कहीं ना कहीं वित्त या पैसे के लिए केंद्र पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है उसको कितना % राज्य को दे दिया जाए, है ना।
राजस्व के वितरण का जो सिद्धांत कौन देता है मालूम है? कौन देता है? आपके वित्त आयोग देता है। ठीक है, वित्त आयोग ही क्या करता है? केंद्र सरकार को सिफारिश करता है कि राज्यों को कितना % टैक्स दे देना चाहिए। ठीक, उसी तरह से राज्य वित्त आयोग को पढ़ेंगे तो राज्य वित्त आयोग ये सिफारिश करता है कि पंचायती राज संस्थानों को राज्य की इनकम का कितना % हिस्सा देना चाहिए। पिछले बार प्री में आया था। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय में जैसे कि है नीति आयोग गैर संवैधानिक है, नीति आयोग है, प्रवर्तन निदेशालय है इत्यादि। अंतरराष्ट्रीय संस्थान में हम देखेंगे UN, WTO जो भी चर्चे में है सबसे ज्यादा, है ना, UN, WTO और IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब के सब को हम लोग क्या करेंगे? आपके अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से मैं दावा करता हूँ एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अर्थव्यवस्था बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ठीक है, इतना ही आपका अर्थव्यवस्था में रहता है और बाकी आपका जो करंट से रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उसको समय के हिसाब से आपको आपके नोट्स में लिखना चाहिए। तो जब हम लोग पढ़ेंगे विधिवत रूप से तो क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा जगह भी छोड़ेंगे ताकि हमारा कॉपी क्या रहे? अपडेटेड रहे, है ना। रोज रोज बदल सकते हैं डेटा। ठीक है, क्लियर है? इन 15 टॉपिक्स में एक टॉपिक और जोड़ लेना जो रिफॉर्म्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। रिफॉर्म्स, है ना। रिफॉर्म्स में जो है आपका आर्थिक सुधार, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स और बैंकिंग रिफॉर्म्स, 3 प्रकार के सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, कर सुधार में जैसे कि सबसे हालिया कर सुधार आपका GST, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? कर सुधार में सबसे बड़ा 1 जुलाई 2017 को, है ना, 1 जुलाई 2017 को GST जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो आपका आर्थिक सुधार में देखे होंगे आप लोगों ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990 के दशक से लेकर के वर्तमान तक, ये सब के सब जो आर्थिक सुधार LPG को हम अपनाते हैं, है ना, अपने अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? लिबरल करते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं और प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से चालू होता है आपका आर्थिक सुधार से लेकर के वर्तमान में जो नोटबंदी, GST लागू होना, ये सब के सब एक्चुअल में सब आर्थिक सुधार के ही पार्ट है, याद रखना। ये दोनों को आप आर्थिक सुधार में ही ले सकते हैं, लेकिन इसको अगर चाहें तो हम अलग से इसको पढ़ेंगे। LPG वगैरह पढ़ेंगे, LPG, नोटबंदी, है ना, नोटबंदी, उसके बाद ये GST। क्लियर? आर्थिक रिफॉर्म्स है और ढेर सारे अगर कोई कानून में अगर संशोधन होता है, जैसे बैंकिंग सुधार के लिए जो बैंकरप्सी कोड लाया गया था, है ना, बैंकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए, डिफॉल्टरों के लिए लाया गया था ना, आर्थिक भगोड़ा कानून लाया गया था, सब उन कानूनों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो इन सुधारों को भी हम बिल्कुल बीच बीच में देखेंगे। तो अब देखते हैं अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि अर्थशास्त्र, है ना, संस्कृत शब्द से बना है ना। अर्थ का तात्पर्य क्या, अगर संधि विच्छेद करें तो अर्थ का तात्पर्य क्या है आपका? धन या मुद्रा से है। ठीक है, अब शास्त्र का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक अध्ययन, है ना। मनुष्य की जो गतिविधियों का जो क्रमिक अध्ययन है या सैद्धांतिक अध्ययन है, क्या कहलाता है आपका? शास्त्र कहलाता है। ठीक, जैसे बोलते हैं ना राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, है ना, जो समाज का अध्ययन करता है समाज शास्त्र है। ठीक है, भूगोल का अध्ययन करता है भूगोल शास्त्र है। उसी प्रकार से जो अर्थ या मुद्रा का अध्ययन करे क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो पहला चीज हम परिभाषा ये दे सकते हैं, अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या होगा? दोनों को मिला करके अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? देखो, हर विज्ञान दुनिया में सामाजिक विज्ञान होता है क्योंकि वो समाज से जुड़ता है। ठीक है, अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, वह सामाजिक विज्ञान है, ठीक, जो मनुष्य की कौन सी गतिविधियों का अध्ययन करेगा? धन संबंधी या मुद्रा संबंधी गतिविधियों का क्या करेगा? अध्ययन करेगा। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, बहुत इजी वे में यही परिभाषा इसका, गतिविधियों का अध्ययन करता है। जिस प्रकार समाज का अध्ययन समाज शास्त्र करता है, राजनीतिक अध्ययन है ना, राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है, भूगोल का अध्ययन भूगोल शास्त्र करता है, उसी प्रकार से मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक मतलब ऐसी गतिविधियां जिसका संबंध धन या मुद्रा से। ठीक है, जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं,
या आर्थिक गतिविधि होगा कि नहीं होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा कि नहीं होगा, या मैं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि इसका संबंध कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, जो भविष्य में आपको क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा। आप एक प्रकार से निवेश कर रहे हैं, चाहे समय का निवेश करें चाहे पैसे का निवेश करें, तो कुल मिलाकर के क्या है, ये आप जो पढ़ रहे हो इन्वेस्टमेंट है ना। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी एक प्रकार क्या है, इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक, आप लोगों पे निवेश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, क्या है, आप मानव संसाधन में विकसित हो सके, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, समझिए, ठीक। तो कुल मिलाकर के तो ये क्या है, ये आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, ठीक। या फिर दूसरा परिभाषा ये दे सकते हैं, वह विज्ञान, ठीक है, या वह विषय, दूसरा परिभाषा आप ये दे सकते हैं, वह विषय, ठीक है, वह विषय जो वस्तु एवं सेवाओं, बहुत बड़ा दो शब्द है, पूरे इकोनॉमी में वस्तु और सेवाएं ही चलेंगी, वह विषय जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, देखो किसी भी वस्तु सेवा का उत्पादन होगा, ठीक है, उत्पादन होने के बाद वितरण होगा कि नहीं होगा, बांटना, तथा उपभोग के प्रक्रिया का अध्ययन करें, उपभोग के प्रक्रिया का अध्ययन करें, ठीक है, अध्ययन करें, क्या कहलाता है आपका, अर्थशास्त्र कहलाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, पूरे अर्थशास्त्र में जब पढ़ेंगे तो दो चीज हमेशा से ही आपको परेशान करेंगे, पहला है वस्तु, ठीक, और दूसरा है सेवा। इन दो चीजों को आप अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस, ठीक, जीएसटी भी बोलते हैं ना वस्तु सेवा कर। तो वस्तु जानते हैं जो भौतिक चीजें, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे, है ना, क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। जैसे कि आप पेन से लिख रहे हैं, पेन एक वस्तु है, आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, क्या है, भौतिक है, उसको आप छू सकते हैं, क्या कहलाता है आपका, वस्तु कहलाती है, भौतिक होती है, भौतिक, ये एक प्रकार के क्या है, वह माल जो क्या करे, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है, क्या कहलाता है, वस्तु कहलाता है। और ये क्या है, भौतिक का उल्टा क्या होगा, अभौतिक होगा, तो सेवाएं क्या है, अदृश्य है ना, ये वस्तु के रूप में, है ना, आपको दिखाई नहीं देंगी, है ना, तो सेवाएं क्या होती है, अदृश्य होती है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेगा ही करेगा, लेकिन होता क्या है, हमें अदृश्य होती है। तो दो चीज होता है हमेशा अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में जो पढ़ने का विषय याद रखना, वस्तु और सेवा। वस्तु भौतिक है, जैसे ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूं वस्तु है, ठीक है, आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से जो दे रहा हूं, क्योंकि मैं तो भौतिक रूप से उपलब्ध हूं नहीं, तो क्या है, सेवा है, ठीक है। आप देश को जब आप बड़े होकर के, है ना, चाहे नौकरी पाकर करें, चाहे कोई भी गतिविधि के माध्यम से सेवा करेंगे, है ना, जो आप जो देश सेवा बोलते हैं, देश का सेवा करता हुआ दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता, तो सेवा क्या होता है, अदृश्य होता है, ये भी क्या करता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन ये भौतिक रूप में नहीं रहता, कैसा रहता है, अभौतिक रहता है, ये अमूर्त होती है, याद रखना, अमूर्त होती है, ठीक। तो दो ही चीजें होती है अर्थव्यवस्था में, देखना, किसी भी देश में दो ही चीज का उत्पादन होगा, वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा तीसरा चीज का उत्पादन नहीं होगा, किसी भी देश में देख लो आप, खाने की चीज वस्तु है, ठीक है, आप गरीबों का हेल्प कर रहे हैं, मान के चलो, वो सेवा है, ठीक, ऑटो वाला आपको बिठा कर कहीं दूसरी जगह छोड़ता है, वो सेवा है, स्कूल में पढ़ते हैं या टीचर पढ़ाते हैं, क्या आपके लिए सेवा है, ठीक। तो वस्तु ही सेवा होता है। तो वस्तु सेवा के जो उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक, आगत को निर्गत में बदलना, इनपुट को आउटपुट में बदलना, या फिर किसी वस्तु में उसका मूल्य जोड़ना, क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। गेहूं को मैंने आटे में बदल दिया, उसका वैल्यू बढ़ गया, क्या है, गेहूं से आटे का उत्पादन हो गया, हुआ वितरण, यानी वितरण का मतलब होता है बांटना, जो वस्तु का उत्पादन हुआ है, अगर एक ही व्यक्ति रखेगा तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की पहिया जो है, या जो हिल से रुक जाएगा। कारण ये है, कोई भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जरूरतमंदों के पास पहुंचनी चाहिए, तब अर्थव्यवस्था क्या है, चलते रहता है, ठीक है। तो वस्तु और सेवा का ही उत्पादन होता है, वितरण होता है, उपभोग यानी उसका कंजप्शन करना, उसको उपयोग में लाना, क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। इनके प्रक्रियाओं का अध्ययन जो करता है वो क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थ यानी मुद्रा होता है, बस इतना ही दिमाग में रख लेना, परिभाषा पूछेगा नहीं। एक चीज जो पूछ सकता है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हम विषय की शुरुआत कर रहे थे, हमको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है,
तो एडम स्मिथ अमेरिका के थे, है ना, एडम स्मिथ ने कौन सा किताब लिखा है, ये याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही जो अभी बोलेंगे ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो शुरुआत करेंगे, ये पूंजीवादी विचारधारा के थे, ये याद रखना। एडम स्मिथ ने 1776 में क्या लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, अमेरिका के थे, और इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि पहला साहित्य जो है अर्थव्यवस्था पे किसने लिखा था, एडम स्मिथ ने लिखा था। और उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा, धन का विज्ञान कहा। क्या कहा, धन का विज्ञान कहा, साइंस ऑफ मनी। ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में समझिए, जो मनुष्य की आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन करे क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। या फिर जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग की जो प्रक्रिया का अध्ययन करे क्या कहलाता है, आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। आई बात समझ में। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। अब देखिए, इसके लिए जो रेफरेंसेस बुक आपको चाहिए, थोड़ा सा देख लेंगे। जो मैं रेफर करता हूं, रमेश जी की बहुत मोटी किताब आएगी आपको, लेकिन इकोनॉमिक्स को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, है ना। रमेश जी, भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत ही यूपीएससी, है ना, यूपीएससी पीएससी किसी भी एग्जाम के लिए आप ले, ये बहुत थोड़ी सी मोटी किताब है, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर। दूसरा, प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक जो आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषांक करके आता है, जिसमें सारे डेटा जो चेंजेस हुए रहते हैं उसको दिया रहता है। प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक पढ़िए। इसके अतिरिक्त अगर आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे चाहिए तो आपको इसमें विजिट करना पड़ेगा, finance.cg.gov.in। ये क्या है, बजट के लिए, सीजी बजट के लिए। छत्तीसगढ़ का जब बजट पेश होता है सदन में, तो पेश होने के बाद इसका सॉफ्ट कॉपी इसमें डाला जाता है finance.cg.gov.in में। इससे भी मैं डेटा देते रहता हूँ। और भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का वेबसाइट है फाइनेंस, FIN, ministry.nic.in, दोनों से आपको बजट मिलेगा। इससे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे बताया था ना, वित्त मंत्रालय जारी करता है ये। लेकिन छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे आपको स्टैटिस्टिकल, छत्तीसगढ़ का जो सांख्यिकी विभाग है उसके वेबसाइट में मिलेगा आपको, है ना, cg.statistical.org करके लिख लेना, आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप दृष्टि IAS का भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है ना, अच्छे से समझाया गया उसमें। ठीक, ये रेफरेंस बुक है, इसको आप पढ़िए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने अर्थशास्त्र को देखा। ठीक है, अर्थशास्त्र प्रकार यहीं पे देख लीजिए, है ना, अर्थशास्त्र के प्रकार को यहीं पे देख लीजिए, फिर आपको ये टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, अर्थशास्त्र। तो आइए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जैसे मैंने पहले ही बताया है, इसको वर्गीकरण दो रूपों में हुआ है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमी, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी, है ना। तो व्यष्टि का शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे, अगर हिंदी में देखेंगे, तो व्यष्टि का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं इसे। और व्यष्टि का अपोजिट क्या होता है, समष्टि। समष्टि का अर्थ क्या होता है, बृहद होता है, बृहद। ठीक, तो इसी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये समष्टि और व्यष्टि कभी कभी पूछे थे एग्जाम्पल में। ठीक, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता क्या है, अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, एक छोटी इकाई यानी एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक उपभोक्ता का अध्ययन करेंगे, एक बाजार को उठा करके अध्ययन करेंगे। ठीक, एक फर्म का अध्ययन करेंगे, यानी छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, पूरे समग्रता में एक साथ मिला करके अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई की भाग का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक, जैसे कि वो एक उपभोक्ता, एक उत्पाद, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार। ठीक है, इसका दूसरे के साथ हम लोग कभी भी संबंध को अध्ययन नहीं करते, यानी एक एक इकाई को स्वतंत्र रूप में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है, इसको बृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था की जो बृहद इकाई का अध्ययन करते हैं, या फिर पूरे अर्थव्यवस्था को समग्र इकाई के रूप में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्लियर है, तो पूरे पहलुओं को अध्ययन करेंगे एक साथ जोड़ करके। समग्रता मतलब बहुत सारी चीजों एक साथ जोड़ करके अध्ययन करना। ठीक है, स्टडी करना क्या कहलाता है, आपका समष्टि इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स कहलाएगा।
जैसे कि राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पूरे देश का रहेगा, राजकोषीय नीति यानी पूरे राज्य का रहेगा या तो पूरे देश का रहेगा, मुद्रास्फीति तो मुद्रास्फीति पूरे देश के संदर्भ में रहेगा, गरीबी, बेरोजगारी, बजट, ये सब के सब क्या होंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। और यही आपकी क्या है, आपके सिलेबस में ये शामिल है। ठीक है, इसके बारे में जनरली हमारे सिलेबस में शामिल नहीं रहता, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखेंगे तो, है ना, दृष्टिकोण से देखेंगे तो यही आपकी पूरे सिलेबस में रहेंगे। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत ही हमको समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, यानी पूरे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव को साथ में लेते हुए, है ना। गरीबी है तो गरीबी का प्रभाव पूरे देश में होगा। ठीक है, एक व्यक्ति से भी होगा उसका संबंध। ठीक है, तो एक राज्य सरकार का भी उससे संबंध रहेगा, गरीबी रहेगा, जाहिर सी बात है ज्यादा उनको पैसा खर्च करने पड़ेंगे लोक कल्याणकारी योजनाओं में, तो क्या है, कहीं ना कहीं वो एक इकाई संबंधित नहीं हो, क्या है, ढेर सारी इकाइयों संबंधित है, और उसका एक इकाई से दूसरी का प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है, किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो के लिए कृपया इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।